नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो भाई अमेजन और फ्यूचर इंडिया लिमिटेड की जो डील हुई थी 2019 में, इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे रिलायंस भी इन्वॉल्व है, किस प्रकार से इन्वॉल्व है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अमेजन के लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बुरी खबर है। फिर तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु का नया स्टेट सॉन्ग सिलेक्ट किया है। कौन सा स्टेट सॉन्ग है इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई हैती के अंदर जो फ्रीडम सूप है इसको कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ दिया गया यूनेस्को की, इसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी को भूटान का हाईएस्ट ऑनर मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। मॉस्को ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट सिक्योरिटी पैक्ट रिलीज किया है कि एक्स सोवियत नेशन में नाटो में एक्स सोवियत नेशन को जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और पेगासस स्नूपिंग एलिगेशंस को लेकर वेस्ट बंगाल ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया था उस इंक्वायरी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये सारी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। सीसीआई सस्पेंड्स अमेजन डील विद फ्यूचर, फाइन्स यूएस जायंट ₹200 करोड़। तो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 की जो अमेजॉन की डील थी फ्यूचर रिटेल के साथ, मैं आपको बता दूं ये जो फ्यूचर रिटेल है ना, ये सब्सिडरी है किसकी? फ्यूचर कूपन्स की। तो फ्यूचर रिटेल के अंदर एक आप कह लीजिए कि 49% का स्टेक खरीदा था अमेजॉन ने 1500 करोड़ रुपए में अगस्त 2019 में। ठीक है, ये डील हो गई। अब बाद में क्या हुआ कि जो फ्यूचर क्यूपन नाम का ग्रुप है, किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप है, इसने एक $3.4 बिलियन की डील साइन कर ली। किसके साथ? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। ये साइन हुई अगस्त 2020 में। अब जैसे ही अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील साइन की, वहीं पे अमेजन भड़बड़ा गया। अमेजन ने बोले कि यार तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे डील साइन कर ली? इस डील में तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है कि नहीं करना है। तो अमेजन ने यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को एक लीगल नोटिस भेजा कि हमारी जो डील हुई है अगस्त 2019 की, उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से तुम किसी बाहर की कंपनी के साथ यानी रिलायंस के साथ डील नहीं कर सकते हमसे बात किए बिना। फ्यूचर ग्रुप ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। तुम्हारे साथ हमने 1500 करोड़ की डील साइन की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें बताते फिरोगे हम क्या करें क्या ना करें। अमेजन को गुस्सा आई। अमेजन ने बोला कि हमने अगस्त 2019 में जो तुम्हारे साथ डील की थी ना, उस डील में जो आर्बिट्रेशन है वो कहां पे होगा? सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूल्स के हिसाब से होगा। और यहां पे अमेजन घसीट के लेके गया किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को। कहां पे? सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। और सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने क्या बोला कि ये जो फ्यूचर ग्रुप की डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, अमेजॉन यहां पे सही है। अब अमेजॉन के बल्ले बल्ले फ्यूचर ग्रुप परेशान कि भाई ये क्या होगा। फ्यूचर ग्रुप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल सिंगापुर का जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अवार्ड है इसको सही माना। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनारियो के बीच में एक प्लेयर है यहाँ पे अमेजन के लिए रोड़ा बन के आगे खड़ा हो गया, और वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री मार्केट रेगुलेटर है। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपनी डोमिनेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के दम पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड को यहाँ पे वॉलेट ना कर दे, ये काम है किसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या बोला अपने 57 पेज के ऑर्डर में? इसने बोला कि देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस, देखिए अमेजन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चलाता है और फ्यूचर जो ग्रुप है ये ऑफलाइन रिटेलिंग करता है। तो इनका जो ओवरऑल एग्रीमेंट हुआ है वो एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है इनके बिजनेसेस का, और इसके चलते मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस लेके आ सकता है अमेजन। इसलिए ये जो डील हुई है अमेजन के बीच में और फ्यूचर रिटेल के बीच में, ये नल एंड वॉइड अभी के लिए बोल दी है अमेजॉन, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि फिर से इस पूरी की पूरी डील को रीऑर्गेनाइज करना है। अभी के फॉर्म में ये डील नहीं चल पाएगी। अमेजन के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन भी ठोक दिया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ अमेजन को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, फ्यूचर ग्रुप की भी यहाँ पे गलती पॉइंट आउट की जा रही है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को शायद इतनी सहूलियत मिल गई है कि जो इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट है $3.4 बिलियन का, ये शायद चलता रहेगा। तो आप समझ सकते हो ना, एक प्रॉपर यहाँ पे इन ये कहते हैं फाइनेंशियल केओस सा मचा हुआ है कि पहले अमेजॉन डील करता है फ्यूचर ग्रुप के साथ, ठीक है ना, फ्यूचर ग्रुप की एक दूसरी कंपनी डील कर लेती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। अमेजन बोलता है कि ये डील सही नहीं है, अमेजन खींच के ले जाता है सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में। सिंगापुर का आर्बिट्रेशन अमेजन के फेवर में डिसीजन देता है। गुस्सा आ जाती है किशोर ग्रुप को, किशोर ग्रुप पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बात फेवर में आती है किसके? अमेजॉन के। लेकिन अमेजॉन की मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देता है कि 2019 में जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन की डील हुई थी वो थी गलत, और उसको हम करते हैं रद्द। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिनारियो है, ठीक है।
अभी के लिए निकल के आ रहा है। हालांकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसमें से 7 करोड़ ट्रेडर्स हैं इंडिया के, ये सब अमेजन के अगेंस्ट खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया, लैंडमार्क ऑर्डर है, अमेजन माल प्रैक्टिसेस करता है, मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करता है, लॉस एंड रूल्स ऑफ इंडिया को वायलेट करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कंपटीशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई है मार्च 2009 में। ओके, तो जो भी प्रैक्टिसेस जो एडवर्स इफेक्ट लाती है कंपटीशन के ऊपर, ठीक है, उनको हटाना, उसके बाद कंपटीशन को प्रमोट सस्टेन करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया को इंश्योर करना, यह काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कंपटीशन रेगुलेटर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग है स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है भाई, जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु डिक्लेयर्स तमिल थाई वजुदु द स्टेट सॉन्ग। तमिलनाडु की सरकार ने तमिल थाई वाजुदु, जिसको लिखा गया है मनोन मनियम सुंदर नरार द्वारा, ये स्टेट सॉन्ग डिप्लॉय किया गया है तमिलनाडु का। तो अब तमिलनाडु के अंदर कोई भी तमिल थाई वजुदु अगर गाएगा, ठीक है ना, तो उसको खड़ा करना पड़ेगा। मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पब्लिक फंक्शंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर तमिल थाई वजुदु गाया जाता है तो जो भी वहां पे प्रेजेंट है उसको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे जनगण मन में हम लोग खड़े होते हैं ना, ठीक है ना, उस तरीके से भाई आपको जब भी तमिलनाडु के अंदर किसी गवर्नमेंट फंक्शंस में इस तमिल थाई वजुदु गाया जाएगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। केवल जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको एग्जेम्प्टेड है, उनको नहीं खड़ा होना, बाकी सबको यहाँ पे खड़ा होना है। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? देखिए, अभी रिसेंटली हुआ ये कि जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ऑफ मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने बोला कि जो तमिल थाई वजुदु है ये एक प्रेयर सॉन्ग है, ये एक एंथम नहीं है, और अगर इसको कहीं गाया जाता है तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, चूंकि ऐसा कोई स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है नहीं जो कि अटेंडीज को खड़े होने के लिए मजबूर करे। ऐसा जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने बोला। अब जैसे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का ये स्टेटमेंट आया, वैसे तमिलनाडु सरकार में स्टालिन एक्टिव हो गए होंगे और स्टालिन ने बोला कि नहीं भाई, तमिल थाई वजुदु अगर गाई जाएगी तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। खैर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी इवेंट में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सॉन्ग गाया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स, तो उस समय पे आपको खड़ा होना है, नॉट अ बिग डील। खड़े होने में क्या ही जा रहा है, 55 सेकेंड्स में इसको गाना है, मुलापानी रागम में, मोहना रागम में। ठीक है, अगर देखा जाए तो मनो मनियाम ने ये जो तमिल धैवा वनकम लिखा था, इसको लिखा गया था मनोन मनियाम सुंदरनार द्वारा, 1891 में इसको पब्लिश किया गया था। इसी को बाद में तमिल थाई वजुदु बोला गया। मतलब ओवर तमिल धेवा वनियाम टाइटल से जो वर्सेस लिखे गए थे उसमें से कुछ वर्सेस को शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे तमिल थाई वजुदु बोला गया। 11 मार्च 1970 को जो चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि साहब, उन्होंने बोला था कि भाई देखिए, तमिलनाडु की सरकार द्वारा जो भी इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे वहां पे तमिल थाई वजुदु को गाया जाएगा। 23 नवंबर 1970 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज किया गया और तमिल थाई वजुदु, बेसिकली जो तमिल थेव वनकम था, इसके कुछ वर्सेस को शॉर्टलिस्ट करके तमिल थाई वजुदु बोल दिया गया और तब से बहुत सारे गवर्नमेंट फंक्शंस में इसको गाया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिनका स्टेट सॉन्ग है। कर्नाटका में भी स्टेट सॉन्ग है, जय भारत जननी तनुजते। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में माँ तेलुगु तली की, तेलंगाना में है जय जय हे तेलंगाना जनानी जय कथम, असम में है ओमुर अपुनर्देश, ओडिशा में है बंदे उत्कल जनानी, गुजरात में है जय जय गरवी गुजरात। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मतलब किसी भी स्टेट का एक स्टेट सॉन्ग होना कोई देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सब लोग अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से एक स्टेट सॉन्ग बना सकते हैं और उसको गा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में कुछ अनऑफिशियल भी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं जिनको इंपॉर्टेंट ऑकेशंस के समय पे गाया जाता है। आसाम की बात कीजिए तो आसाम पहला इंडियन स्टेट था जिसने अपनी खुद की एक एंथम अडॉप्ट की थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ही इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट स्टेज प्रोब बाय बंगाल पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि भाई वेस्ट बंगाल सरकार ने जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई थी, और वेस्ट बंगाल सरकार की कमीशन ऑफ इंक्वायरी में कौन था, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकर और फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, ये लोग ये जो पेगासस की इंक्वायरी के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने पैनल बनाया था उसमें थे। अब यहाँ पे हुआ ये
कि एक एनजीओ है ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ट्रस्ट, ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी अपॉइंट की है और वो कमेटी यहाँ पे क्या कर रही है, पेगासस में इंक्वायरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है इसको लीड कर रहे हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आरवी रवींद्रन, जस्टिस आरवी रवींद्रन। तो ये क्या चल रहा है भाई कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अलग कमेटी बनी हुई है, वेस्ट बंगाल सरकार की अपनी अलग कमेटी बनी है, दोनों ही यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये क्या तरीका हो गया। तो अभी के लिए वेस्ट बंगाल ने जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई थी उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग अगस्त के समय पे ये पेगासस स्कैंडल वाला कांड पहुंचा था, तो बहुत सारे पिटीशन साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल हो रहे थे। पिटीशन क्या थे कि भाई हमारी सरकार ने ये जो इजरायली बेस्ड स्पाईवेयर है पेगासस का इस्तेमाल किया है जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स या फिर वो लोग जो कि सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं उनकी स्नूपिंग में। तो इसके लिए इंक्वायरी की बात हुई। इंक्वायरी के लिए वेस्ट बंगाल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी पहले बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बाद में बनी। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एक अलग कमेटी बनी हुई है और वेस्ट बंगाल की सरकार की एक अलग कमेटी बनी हुई है। तो राज्य की सरकार यानी वेस्ट बंगाल के लिए जो एडवोकेट है एएम सिंघवी साहब, ये अगस्त के समय पे सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है ये वेस्ट बंगाल वाली कमेटी काम नहीं करेगी। ठीक है, अभी के लिए कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आई कि वेस्ट बंगाल की जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी था ये अपना काम शुरू कर चुकी है। तो इस कंटेक्स्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल वाली कमेटी को नल एंड वॉइड कर दिया। हालांकि सिंघवी साहब जो कि वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आके बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए वेस्ट बंगाल की सरकार कमीशन बना चुका है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी को रोकना वेस्ट बंगाल सरकार के बस की बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो हम इसको रद्द कर देते हैं और कमीशन ऑफ इंक्वायरी to inquire into Pegasus scandal instituted by West Bengal government is null and void with effect from the Supreme Court decision। ठीक है भाई, जनरल स्टडीज पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी और जनरल स्टडीज पेपर 3 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया गया है भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। जो किंग ऑफ भूटान है हिज मेजेस्टी जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डे ऑफ 114th नेशनल डे ऑफ भूटान। और इस अवार्ड को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो मोदी जी को दिया गया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने यहाँ पे शुक्रिया भी अदा किया है किंग ऑफ भूटान का। अगर आप बात करो तो ये जो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ड्रुक ग्याल्पो है ये हाईएस्ट डेकोरेशन है किंगडम ऑफ भूटान का। वो लोग जिन्होंने भूटान के लिए और भूटान के लोगों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है उनको यहाँ पे ये इनाम दिया जाता है। अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है। इसमें भी 2 कैटेगरीज है, ऑनर सिस्टम में 2 कैटेगरीज है, 2 क्लासेस हैं यहाँ पे। एक तो फर्स्ट क्लास है जिसमें एक ब्रेस्ट स्टार और शैश बैच दिया जाता है, सेकंड क्लास जिसमें शैश और बैच दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये भाई 7 नवंबर 2008 को इंस्टीट्यूट किया गया था भाई किंग जिग्मे खेसार नेगाल ये नामग्याल वांगचुक, जो कि अभी के लिए जिन्होंने अवार्ड दिया है मोदी जी को। समझ गए। अच्छा, भूटान पहला ऐसा देश नहीं जिसका हाईएस्ट ऑनर मोदी जी को मिला। पहले भी बहुत से देश हैं जो अपना हाईएस्ट ऑनर मोदी जी को दे चुके हैं। लास्ट ईयर ही देखें तो लेजियन ऑफ द मेरिट ये यूएस गवर्नमेंट देता है। एक्चुअली में यूएस की आर्म्ड फोर्सेस ये अवार्ड देती हैं, लेजियन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनली मेरिटोरियस कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स। ये मोदी जी को मिला है। 2019 में रशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ये भी मोदी जी को दिया था। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आई। नेक्स्ट न्यूज है हैती। देखिए हैती का एक फ्रीडम सूप है, ठीक है, और इस फ्रीडम सूप को यूनाइटेड नेशंस की जो कल्चरल एजेंसी है यूनेस्को, इसने आप कह लो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ दिया। इस सूप को ऑफिशियली बोला जाता है जोमू सूप। तो जोमू सूप को जोड़ दिया गया है इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, अब ये हैतियन सूप है जो जोमू सूप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये हैती की इंडिपेंडेंस का एक सिंपल है। अब आप बोलोगे एक सूप इंडिपेंडेंस का सिंपल कैसे हो सकता है? देखिए समझिए, जब हैती गुलाम था फ्रांस के अंदर तो उस समय पे जो स्लेव्स थे, जो आप कह लो गुलाम थे, उन गुलामों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस खाने पीने के ऊपर भी थे कि खाने पीने की चीजें तब यहाँ के लोगों को अलाउ नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए वो चीजें जो फ्रांस ने खाने पीने के लिए लोकल लोगों को डिसअलाउ कर रखी थी, उसी से बनता है ये सूप। समझ गए?
तो जो हीरोज और हीरोइंस हैं हैती के, जिन्होंने लड़ के हैती को फ्रांस के चंगुल से आजाद कराया, उनको याद करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये सूप बनाया गया है। 1 जनवरी 1804 को हैती इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम फ्रांस डोमिनेशन, और उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंस को, चूंकि 1 जनवरी को इंडिपेंडेंट हुआ है फ्रांस, तो आप कह लो कि न्यू ईयर के दिन ही हैती वाले अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और उस दिन ये लोग सूप पीते हैं। ये सूप में ज्यादातर वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्रांस के राज के समय पे यहाँ के लोगों को खाने पीने नहीं दिए जाते थे। अगर आप इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट की बात करो, तो ये प्रिपेयर की जाती है यूनेस्को के द्वारा विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द विजिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशंस एंड नो हाउ ऑफ कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है भाई, इंटेंजिबल हेरिटेज हिट का मतलब ही क्या है? प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज और स्किल विच यूनेस्को कंसीडर्स एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो जो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज का पार्ट समझता है, उसको आप इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हो। ओके, जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है रशिया ड्राफ्ट्स पैक्ट टू लिमिट यूएस नाटो रोल इन एक्स सोवियत नेशंस। देखिए, रशिया ने यहां पे कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पब्लिश किया। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रशिया ने एड्रेस किए हैं टू नाटो एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी क्या है ना कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में, यानी कि रशिया और यूएसए के बीच में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए केवल रशिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हद तक वेस्टर्न कंट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है। जो एक्स सोवियत नेशन है, जैसे कि जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, जो कि रशिया की वेस्टर्न बाउंड्री के पास है, यहां पे इंटरफेरेंस बढ़ रहा है नाटो नेशंस का, यूएस का खासकर। अभी आपको पता है कि यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला है, उसको 2014 में रशिया ने हथिया लिया था। उसके बाद से जो डॉनबास रीजन है अभी के लिए यूक्रेन का, उसमें बहुत सी आप कह लो प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर यहां पे है मान लो यूक्रेन, इधर है रशिया, तो यहां पे है डॉनबास रीजन। इस डॉनबास रीजन में ज्यादातर जो आबादी है वो एथनिकली रशियन है, तो वो रेबल्स हैं एक प्रकार के यूक्रेन के अगेंस्ट, और वो चाहते हैं कि हम रशिया से मिल जाएं। अभी के लिए इलाका यूक्रेन के कंट्रोल के अंदर ही है। अब रशिया ने अपने साइड पे इस जगह पे 10,000 हजारों की तादाद में सोल्जर्स खड़े कर रखे हैं। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज बोल रही है कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि हमें नाटो का मेंबर बना लो, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि हम नाटो के मेंबर बन गए तो कल की डेट में अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक मतलब नाटो के ऊपर अटैक, मतलब नाटो बचाने के लिए आएगा रशिया के इन्वेजन के अगेंस्ट। रशिया यहाँ पे क्या बोल, रशिया ने साफ साफ ड्राफ्ट पैक्ट के थ्रू बोला है कि भाई देखो, कोई भी एक्स सोवियत नोशन अब नाटो के अंदर नहीं आना चाहिए। नाटो को बकायदे चिट्ठी लिख के रशिया ने यह बोला है कि अब आप किसी भी एक्स सोवियत नोशन को अपने अम्ब्रेला के अंदर नहीं लेके आएंगे। यानी कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, इस प्रकार की जो कंट्रीज थी जो कि पहले यूएसएसआर की पार्ट थी, इनको आप एक्स सोवियत नोशन बोलते हो, आज की डेट में आजाद नेशन है, इनको आप नाटो की मेंबरशिप मत दो। अगर आप नाटो की मेंबरशिप दोगे तो कल की डेट में टेंशन बढ़ेंगी और अच्छा नहीं होगा। प्लस ये जो एक्स सोवियत नेशन है जो कि रशिया की वेस्टर्न बाउंड्री के पास है, वहां पे नाटो और यूएसए किसी भी प्रकार की मिलिट्री डील ना करे, उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी पैक्ट ना करे, वहां पे मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट ना करे, इस प्रकार की सीधी सीधी डिमांड यहाँ पे रशिया ने सामने रख दी है। अब यूएस इन डिमांड को मानेगा या नहीं मानेगा ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन रशिया यहाँ पे बहुत टफ स्टांस ले रहा है। ठीक है, रशिया बोल रहा है कि अगर रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर के पास ये जो एक्स सोवियत नेशन है, वहां पे अगर वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस की ताकत बढ़ेगी तो हम भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो हालात वहां पे थोड़े से हिले हुए। तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, इससे काफी मदद मिलेगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।